हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीबीए, बीसीए, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट की हुई थी। लास्ट टाइम हमने एक मैट्रिसेस का चैप्टर कंप्लीट किया था। आज से जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर स्टार्ट होगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन मैट्रिसेस की हेल्प से कैसे निकालते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले तो हमें सिस्टम पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसा होता है लीनियर इक्वेशन का। ये सब कुछ आपने पढ़ा ही हुआ, बस एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ। जैसे हमने कुछ लिखा x+2y इज इक्वल्स टू 7, 3x+7y इज इक्वल्स टू 6। इसकी अगर मैं बात करूँ, इसमें हमारे पास क्या है, कांस्टेंट इन्वॉल्व है, वेरिएबल इन्वॉल्व है x और y, और वेरिएबल की पावर है 1, ना ही ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, लीनियर इक्वेशन। ये अपने आप में एक लीनियर इक्वेशन है, ये अपने आप में एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो जब इनको अगर मैं कंबाइन कर दूं, एक सेट बना दूं इसका, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सेट या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इस टाइप की इक्वेशंस को ही हम इसमें सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक तो होता है हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और दूसरा होता है हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पे सिस्टम। अब पहले तो जनरल फॉर्म जो हम रखते हैं अपने सिस्टम की, वो क्या रखते हैं कि वेरिएबल जितने भी हैं, जितनी भी टर्म्स के अंदर वेरिएबल दिखाई दे रहा है, उन सबको हम हमेशा ही लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, और जो भी विदाउट वेरिएबल टर्म्स हैं, मतलब जितने भी कांस्टेंट हैं, उनको हम राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, राइट साइड में हमारे पास कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं। अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर राइट साइड में जो कांस्टेंट आए हैं, अगर वो ऑल द कांस्टेंट्स आर 0 इक्वल्स टू 0, अगर राइट साइड के सारे कांस्टेंट हमारे पास 0 हो जाते हैं, तो वो सिस्टम कैसा बन जाता है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर मैं लिखूँ x+2y इज इक्वल्स टू 0, 3x+7y इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें क्या है, कांस्टेंट वाली जो भी टर्म है वो क्या है, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर राइट साइड के जो कांस्टेंट है उसमें एटलीस्ट one constant is non-zero, not equals to 0, then the system is called non-homogeneous system of linear equations. ठीक है, अगर राइट साइड में जो भी कांस्टेंट है हमारे, उनमें से एक भी कांस्टेंट अगर नॉन ज़ीरो आ जाता है तो सिस्टम हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। अगर सारे के सारे कांस्टेंट राइट साइड वाले हमारे 0 के इक्वल आ जाते हैं तो सिस्टम बन जाएगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उसमें भी हम क्या करेंगे, दो टाइप्स के आपके पास इक्वेशन होगी। फर्स्ट टाइप में क्या होगा, दो अननोन होंगे और दो ही इक्वेशन होंगी। जैसे ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टाइप की है। अननोन कौन है इसमें, x और y, और इक्वेशंस कितनी है, दो हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर में मैं आपको नॉन होमोजीनियस सिस्टम में 2 अननोन्स एंड 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाऊंगी। हमारा जो आज के लेक्चर के लिए मेथड रहेगा वो रहेगा डिटर्मिनेंट मेथड, और इसे हम बोल देते हैं या फिर क्रैमर्स रूल। दोनों में से कुछ भी अगर लिखा आ जाता है तो दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड सीधा मैं क्वेश्चन ही बता देती हूँ, क्वेश्चन से आपको क्लियर होता जाएगा। मान लो एक सिस्टम है हमारे पास, 3x - 4y इज इक्वल्स टू 1, -2x+5y इज इक्वल्स टू -3। अननोन कौन है यहाँ पे, x और y, दो अननोन है। इक्वेशंस कितनी है, दो गिवन है यहाँ पे इक्वेशंस, और राइट साइड में हमारे पास कांस्टेंट्स नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अब डिटर्मिनेंट मेथड में हम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम
डी एक डिटर्मिनेंट क्रिएट करते हैं, वो कैसे क्रिएट करेंगे हम, जो एक्स वाई के कॉफिशेंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, सीधे सीधे लिखते जाओ। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कॉफिशेंट 3 है, सेकंड इक्वेशन में एक्स का कॉफिशेंट -2 है, ऐसे लिख दो। फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशेंट -4, सेकंड इक्वेशन में y का 5, तो ये d बन जाएगा। डिटर्मिनेंट लिखा है तो इसका मतलब इसको सॉल्व करके सिंपल वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे, 15 -8 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास d1 क्या होता है, d1 को हम हमेशा किससे रिलेट करते हैं, x से रिलेट करते हैं, और जिस डिटर्मिनेंट को मैं जिस वेरिएबल से रिलेट कर रही हूँ उसके कॉफिशेंट हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैंने d1 की बात की है ना, अब इसके कॉफिशेंट तो नहीं लिखेंगे, इसमें याद करने का तरीका बता रही हूँ, नहीं तो ये याद नहीं रहेगा कि d1 में वैल्यू किस तरह से कॉलम कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, अब d1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये राइट साइड वाले कॉफिशेंट को लिख देंगे 1 -1। अब कौन से वाले बच गए, x वाले कॉफिशेंट तो हमने लिखने नहीं है क्योंकि x से रिलेट है तो x वाले कॉफिशेंट को नहीं लिखना, तो कौन से बच गए, y वाले, -4 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 -4 1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास अब y से रिलेट होगा एक डिटर्मिनेंट हमारा, उसको नाम दिया हुआ है हमने d2। अब एक चीज़ ध्यान रखो, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दी शायद, हाँ यहाँ पे -3 था। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 -12 क्या आ जाएगी, -7। ठीक है, अब d2 को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, y से रिलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब y वाले कॉफिशेंट को हम इसमें नहीं लिखेंगे। अब फर्स्ट में d1 में हमने क्या किया था, बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है, d1 में क्या किया था, राइट साइड वाले जो कांस्टेंट है हमारे उस पर बहुत ध्यान रखना है कि राइट साइड वाले कांस्टेंट को d1 में हमने फर्स्ट कॉलम बनाया था। अब d2 में राइट साइड वाले कॉलम को हम सेकंड कॉलम बना लेंगे, 1 -3। अब y वाले कोफिशिएंट तो लिखने नहीं है, x वाले रह गए वो लिख दो, 3 -2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 3 9 -9 + 2 क्या आ जाएगी, -7। ठीक है, अब अगर हमारे पास d की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाती है तो जो ये सिस्टम आया हमारे पास, इसको हमेशा कैसा सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा इस सिस्टम को, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या, सॉल्यूशन क्या होता है, जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यू होती है, और वो अननोन्स की वो वैल्यू जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। अननोन क्या है, x और y, तो x और y की वैल्यू ही सॉल्यूशन बन जाएगी। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, d1/d, d1 कितना है, -7, d कितना है 7, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, d2/d। ठीक है, d2 कितना है, -7, d कितना है 7, तो वैल्यू आ जाएगी -1। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, आंसर क्या आ गया, x = -1, y = -1। अगर वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही आया है नहीं आया, तो क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लो। मान लो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, चेक करो, 3 × -1 -4 × -1, लेफ्ट साइड ली हमने फर्स्ट इक्वेशन की, इसको 1 नाम दे देना, इसको 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये -3 + 4 1 आ जाएगा। राइट साइड हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 के लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गया, यहाँ से राइट साइड के इक्वल आ गया, तो हमारे पास इस सॉल्यूशन ने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन आया हमारा। ठीक है, तो एक बार ये 3 टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, वो तीनों का एक एक क्वेश्चन करवा दूँ, उसके बाद एंड में पूरा फॉर्मूला भी रिवाइज करवा दूँगी। ठीक है, जब d हमारे पास नॉन ज़ीरो हो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर d की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाती है तो सॉल्यूशन यूनिक मिलेगा सिस्टम को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन कर लिया हमने, अब नेक्स्ट टाइप के सॉल्यूशन का करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक सिस्टम, मान लो हमने लिखा 5x - 10y = 4, x - 2y = 8। अब देखो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, d क्या होता है, x और y के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। x के कोफिशिएंट का एक कॉलम बना लो 5 1, y के कोफिशिएंट का बना लो -10 -2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 2 -
ये क्या आ जाएगी -10 माइनस 10 इंटू 1 -10, क्या वैल्यू आ जाएगी -10 प्लस 10, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, डी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 0। अब क्या करेंगे हम, d1 की वैल्यू निकालेंगे। d1 के लिए मैंने क्या बताया था, d1 किससे रिलेट करता है, x से रिलेट करता है। d1 में हमें क्या करना होता है, राइट साइड में जो भी कांस्टेंट है उसको पहले फर्स्ट कॉलम बना लो, 4 8। अब x वाले कोफिशिएंट तो हमने लिखने नहीं है क्योंकि x से रिलेट हो गया ये, तो कोफिशिएंट किसके लिखेंगे अब, y के क्या है, -10 -2, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, -8 प्लस 80, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 72, जो वैल्यू है नॉन जीरो। अब हमारे पास कंडीशन क्या बन गई है, अब एक चीज़ देखो, मान लो हमारे पास x की वैल्यू मैंने क्या बोला था, क्या निकालते हैं, d1 बाय डी। d1 कितना है 72 और d कितना है 0। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी ना। अब हम कभी भी जब इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए होती है, फाइनाइट वैल्यू तो उसको सेटिस्फाई करेगी। अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट रख दोगे, राइट साइड में फाइनाइट वैल्यू है, लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट, क्या ये सेटिस्फाई हो पाएगा सिस्टम, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब जब भी आपके पास ऐसा केस आ रहा है, कैसा केस, d तो 0 के इक्वल जा रहा है लेकिन d1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 और d2 नॉट इक्वल्स टू 0 और d1 एंड d2 आर नॉन जीरो, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। जब हमें कोई ऐसी वैल्यू मिल ही नहीं रही जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो इसका मतलब कैसा है, इसके पास सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कंडीशन हमारे पास ये बन जाएगी, ये रीज़न ध्यान रख लेना। x की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, इनफाइनाइट वैल्यू लेफ्ट साइड में किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, राइट साइड में फाइनाइट है, लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट है, क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ पाएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन है। कब है, अगर d की वैल्यू 0 आ जाए और साथ में क्या हो, या तो d1 नॉन जीरो हो या तो d2 नॉन जीरो हो या दोनों ही नॉन जीरो आ जाएं, तो हमारे पास सिस्टम को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हमने यूनिक सॉल्यूशन का देख लिया, कब निकलता है यूनिक सॉल्यूशन, एक हमने देख लिया नो सॉल्यूशन कब होता है, और एक हमने देख लिया, अब देखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम हमारे पास दिया हुआ है 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7, 15x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 21। देखो d क्या बनेगा, x और y के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, x के कोफिशिएंट क्या है 5 15, y के हैं -1 -3। अब इसमें d की वैल्यू देखो क्या आएगी, -15 प्लस 15 0 आ जाएगी। ठीक है, अब स्टार्टिंग में तो देखने में लगेगा कि उसके जैसा बन गया, लेकिन अभी हमने d1 और d2 की भी निकालनी है। d1 की वैल्यू, d1 किससे रिलेट करता है, x से रिलेट करता है, तो क्या करोगे, सबसे पहले d1 में क्या करेंगे, राइट साइड वाले कांस्टेंट को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 7 21, और x से रिलेट है तो x के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, y वाले लिखेंगे, -1 -3, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, -21 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब d1 तो 0 आ गया, अब d2 को चेक कर लेते हैं। d2 किससे रिलेट होता है, y से रिलेट होता है। d2 में हम क्या करते हैं, पहले जो राइट साइड वाला कांस्टेंट है अब उसको सेकंड कॉलम बना लेंगे, 7 21। अब ये y से रिलेट कर रहा है d2, तो क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे x वाले, 5 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगी वैल्यू, 105 माइनस 105, क्या वैल्यू आ गई 0। तो अब यहाँ नो सॉल्यूशन वाली कैटेगरी भी खत्म हो गई, यूनिक सॉल्यूशन वाली भी कैटेगरी खत्म होगी। तो जब भी आपके पास d d1 d2 इन सब की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, तो हमारे पास सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन आ जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मीन्स एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे इसको, और वो जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए तो हमें सॉल्यूशन की फॉर्म भी निकाल के दिखानी होती है। कैसे निकालते हैं, जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए तो हमारे पास वेरिएबल कितने, x और y हैं, इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को एज्यूम कर लो, लेट y इज इक्वल्स टू k वेयर k इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का क्या मीनिंग होता है, कि ऐसा कांस्टेंट जिसको आप अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। y मैंने एज्यूम कर लिया, x की वैल्यू मैं कहाँ से निकाल सकती हूँ, यहाँ से निकाल सकती हूँ, 5x माइनस y की वैल्यू है k
इज इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस k बाय 5। x हमारा ये आ गया, y हमारा ये आ गया। अब इन्फानाइट सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं इसको, अब आप पुट करके देखो, k को 1 पुट करोगे y कितना बन जाएगा 1, और x कितना बन जाएगा 8/5। k को 2 पुट करोगे y बन जाएगा 2, x बन जाएगा 9/5। क्या दिखाई दे रहा है, k को जैसे जैसे आप चेंज करते जा रहे हो इस सिस्टम के पास और नए नए सॉल्यूशन आते जा रहे हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ जाएंगे, चाहे आप कितने मर्जी चले जाओ, हज़ारों में चले जाओ, लाखों में चले जाओ, उतने सारे सॉल्यूशन आते जाएंगे k की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करोगे। तो इसलिए सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब एक बार जो 2 वेरिएबल की इक्वेशंस आज हमने की हैं उनको एक बार शॉर्टकट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम में हमने पढ़ा 2 वेरिएबल की इक्वेशन। इसमें हमारे पास 3 कैटेगरी होती हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कब आता है हमारे पास, जब d हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है, और नो सॉल्यूशन कब आता है, जब d तो 0 के इक्वल आ जाए एंड या तो d1 नॉन ज़ीरो हो जाए, या फिर d2 नॉन ज़ीरो हो जाए, या फिर d1 एंड d2 बोथ नॉन ज़ीरो हो जाए, तब नो सॉल्यूशन आ जाएगा। और इनफाइनाइट कब आ जाएगा, जब d इज इक्वल्स टू 0, d1 इज इक्वल्स टू 0 एंड d2 इज इक्वल्स टू 0। और एक चीज और बतानी है, सिस्टम की कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट कब होता है सिस्टम, ये भी पूछा जाता है आपसे, कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है, अ सिस्टम विच हैज सॉल्यूशन। ऐसा सिस्टम जिसको सॉल्यूशन मिल रहा है वो कंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा, विच हैज नो सॉल्यूशन। ऐसा सिस्टम जिसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशन आ जाएंगे, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। तो ये भी पूछा जाता है कि आप सिस्टम की कंसिस्टेंसी बताओ। अगर सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट कहा जाएगा, अगर सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं तो भी सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलेंगे, और अगर सिस्टम को नो सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये था हमारा डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल, किसके लिए, with 2 unknowns and 2 equations and non-homogeneous system of linear equations। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा सबको। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम करेंगे 3 अननोन्स और 3 इक्वेशंस के साथ, और मेथड हमारा वही रहेगा डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल। थैंक यू स्टूडेंट्स।